हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट सेशन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने फॉर्मूले के जो लिस्ट थे इंटीग्रेशन के, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बोला भी था आप लोगों को और बोला था कि उसको आप लर्न कर लीजिएगा। वो तो आप लोगों ने लर्न किया होगा, लेकिन लर्न करना आई थिंक इट इज द मोस्ट टफेस्ट वर्क, तो उसको लर्न जरूर करना। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट सेशन खत्म किया। तो लास्ट सेशन हमने जो खत्म किया था वहाँ पे हमें 3 फॉर्मूले दिए थे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स इज इक्वल्स टू 1/k माइनस कॉस के एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स इज इक्वल्स टू 1/k साइन के एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ के एक्स dx हर जगह है, ठीक है, नहीं लिखूँ तो भी रहेगा यहाँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/k e टू द पावर ऑफ के एक्स। लास्ट सेशन में हमने इन तीनों फॉर्मूलेस को डिराइव भी किया था, बेसिक मेथड से भी सॉल्व किया था। दोनों मेथड हमें आना जरूरी है, बट मैंने आपको एक चीज छोटा सा चीज बताया था कि आपको दिमाग में इस तरह से सेट करके रखना है कि अगर वेरिएबल के साथ, वेरिएबल क्या है x, देखो ये क्या है, साइन x जो है, साइन x, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है ना। तो चेंज क्या हुआ, चेंज सिर्फ ये हुआ है कि जो वेरिएबल था, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो जब भी कभी वेरिएबल के साथ, जब भी कभी, बस इतना याद रखना, जब भी कभी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा, तो वो कांस्टेंट डिवाइड में चला जाता है, बिल्कुल बाहर आकर के डिवाइड में जाता है। तो बिल्कुल बाहर उसको डिवाइड में रखो, ठीक है ना, समझना ना। और इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखा और अंदर जो जैसा है वैसा रखा। kx था तो kx रख दिया, kx का तो kx रख दिया। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, एक ट्रिक और समझ लो। वैसे मैंने जो बताया वो ज्यादा इजी है कि भाई अगर कोई मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, उसको डिवाइड में बिल्कुल बाहर ला करके डिवाइड में रखो। और साइन है, फंक्शन क्या है, साइन, साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। और इसके साथ जो कुछ है जैसा वो एज इट इज रखो। kx है तो kx को रख दिए, 2x होगा तो 2x को रख देंगे। लॉजिक क्लियर है? तो अगर इस तरह से याद रखो तो एक लाइन में आंसर आता है। एक ट्रिक ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास साइन kx है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो भाई इंटीग्रेशन फिर समझो थोड़ा सा। इंटीग्रेशन तो होता है साइन एक्स dx का, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है dx है ना, x है तो यहाँ पर क्या है dx। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर तो ये dx है लेकिन यहाँ पर kx मैच नहीं कर रहा। एक काम करो अपनी मर्जी से, यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करो, देखो dx था ना, यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये हो गया साइन kx, सही है क्या। अब इस k को बाहर रख दो, साइन x, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या था, माइनस कॉस x, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस x। तो ये सभी ट्रिक है, ठीक है ना। बेसिक मेथड तो होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, तो बेसिक मेथड है कि हाउ टू सॉल्व। बट हाँ, हम ये चीजें क्योंकि हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो पढ़ नहीं रहे, तो हम कुछ ट्रिक दिमाग में सेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रिक्स को दिमाग में सेट कर लेते हैं। अगर सेट कर लोगे तो एक लाइन में हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो कोई भी चीज अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो बिल्कुल बाहर आकर के डिवाइड में चला जाता है, बाकी जैसा है वैसा इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर मान लो मैंने आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx,
क्या करोगे भाई? मतलब एक लाइन में आंसर दूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं लिखूंगा, ये सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि इस ट्रिक में भी 2 बार लिखना पड़ता है। और डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, बिल्कुल बाहर ला करके 2 को बाहर डिवाइड। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है ना, और उसके साथ जो कुछ भी है फंक्शन के साथ उसको एज इट इज रखो, प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 5x dx क्या हो? फिर से बोलूं, कुछ नहीं करना, x ये देखना है वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 5, उस 5 को बिल्कुल बाहर ला करके डिवाइड में ला कर, ठीक है, डिनोमिनेटर में कॉस, फंक्शन क्या है कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, और फंक्शन के साथ जो कुछ है जैसा एज इट इज 5x प्लस आंसर, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हो, मैंने लास्ट सेशन में मैंने बेसिक मेथड भी बताया था कि ये कैसे आता है, तो ये ट्रिक है, आंसर कहानी खत्म। और ये सब बहुत यूज आने वाला है, ये सब फिजिक्स के मतलब बेसिक फंक्शन है, साइनसॉइडल एंड कोसाइन फंक्शन बेसिक होता है, तो आपको याद, इसके आपको फॉर्मूला दे दिया, इसको याद कर लेना, और याद नहीं करना तो मैंने आपको ट्रिक दे दिया, मैं तो बोलूंगा ट्रिक दिमाग में रखो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ 3x dx, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में बिल्कुल बाहर ला करके डिनोमिनेटर में 3 को रखो, इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही होता है e टू द पावर ऑफ, जो जैसा है उसको वैसा रख दो प्लस, ज्यादा कुछ करते ही नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक ट्रिक है जो आपको बार बार रिपीट होगा फिजिक्स में, ये सब फंक्शंस, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। लिखिए ये 3 फॉर्मूले लास्ट सेशन में बताया था, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, जिन्होंने लास्ट सेशन अच्छे से किया है उनको तो ये सब क्लियर ही होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फंक्शंस इसी फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है, रहेंगे तो इसी फॉर्मेट में, लेकिन वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी रहेगा। मतलब मान लो ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx, देखो बिल्कुल वही चीज है, पिछला बार यहाँ तक क्वेश्चन kx था, वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई था, इस बार क्या वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी है, साथ में कुछ ऐड भी है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, दूसरा कांस्टेंट क्या है ऐड है, ए और बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, बात समझ में? इसका ट्रिक ठीक है ना, इसका ट्रिक क्या करेंगे, फिर वही बोलूंगा वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है पहला तो वो, उसको क्या करो बिल्कुल बाहर ला करके डिनोमिनेटर में रखो, ठीक है, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, और इसके साथ जो भी चीज है ना, फंक्शन के साथ थीटा की जगह पे जो भी है साइन थीटा, थीटा की जगह पे जो भी है ax प्लस b, उसको एज इट इज रखो, प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ का आंसर माइनस, प्लस या माइनस का कोई फर्क इंटीग्रेशन के आंसर पे नहीं आता है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल के साथ अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, बस इतना याद रखना है। लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड में चला जाता है, बेसिक मेथड। भाई इसको प्रूव करो भाई ऐसा क्यों, कहाँ से आता है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड जो होता है बेटा वो होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ax प्लस b इज इक्वल टू p, क्या मान लिया ax प्लस b इज इक्वल टू p।
देखो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस b क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर सिर्फ रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और p का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। सही है क्या, a क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ गया, फॉर्मूला दिया था ax का डिफरेंशिएशन क्या था, a बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। तो देखो बच्चे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a dx इज इक्वल्स टू dt, a dx इज इक्वल्स टू dp, या इसको ऐसा लिख दो dx इज इक्वल्स टू dp बाई a, ऐसा भी लिख सकते हैं, dx किधर लाया, a किधर लेके चला। अब जो हमने ये चीजें फाइंड की इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने क्वेश्चन में। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो यहां से चलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन तो वही है ax प्लस b, इसको आपने क्या एज्यूम किया, p साइन p, ax प्लस b की जगह पे क्या रख दिया, p। अब देखो a का इंटीग्रेशन करना है, x का नहीं, क्योंकि पहले ax प्लस b था तो यहाँ dx था भाई, अब यहाँ पर p है तो p का इंटीग्रेशन तो dp के टर्म में बनेगा ना, यहाँ dp चाहिए तो dx की जगह पे क्या रखेंगे, dx की जगह पे रखेंगे dp का। a क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1/a, और साइन p, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस x, साइन p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस p, गेटिंग माय पॉइंट, माइनस कॉस p प्लस आगे आंसर। बट p के टर्म में तो आंसर नहीं दे सकते ना, तो p हमने एज्यूम किया है, हमें तो आंसर किसके टर्म में देना होगा, x के टर्म में, तो p को वापस से क्या x के टर्म में रखो, तो माइनस कॉस p की जगह पे ax प्लस b अपॉन a। अब ये आपके ऊपर है, आप बेसिक मेथड से करते हो, तो ये मैथमेटिक्स का मेथड बच्चे को ये दिमाग में होना चाहिए। मैंने तो आपको ट्रिक दिया, अगर ट्रिक दिमाग में सेट कर लेते हो कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाए, बिल्कुल बाहर आ जाए डिनोमिनेटर में, और बाकी जो फंक्शन है साइन उसका इंटीग्रेशन, फंक्शन है साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है ना, और जो भी है साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या ax प्लस b, ax प्लस b है प्लस, कोई भी चीज अगर वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस हो तो उसका इंटीग्रेशन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं, याद रहेगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, जो बोल रहा हूँ उसको अगर याद रखोगे तो आप इंटीग्रेशन में कभी फंसोगे नहीं, नीट के स्टूडेंट्स खास कर ध्यान रखें, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए कोई और नहीं मिलेगा। चलिए क्लियर यहाँ तक, मैं फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं पढ़ाएगा। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और लिख लेते हैं। Similarly, integration of cos ax plus minus b is equals to what? डायरेक्ट आंसर दो, मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है a, बिल्कुल बाहर ला करके डिनोमिनेटर में रखो a, ठीक है। बिल्कुल बाहर ला करके क्या करो, डिनोमिनेटर में रख दो, कॉस, कॉस का साइन, उसके साथ जो है थीटा की जगह पे एज इट इज प्लस b,
लर्न। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, फिर से अब ये सब क्या क्वेश्चन है, हम इसे एज ए फॉर्मूला याद कर ले रहे हैं। ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a, बिल्कुल बाहर ला करके डिनोमिनेटर में a को रख दो। ठीक है, e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर ऑफ x, e टू द पावर ऑफ x प्लस b का हो जाएगा e टू द पावर ऑफ ax प्लस b। और वेरिएबल के साथ अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c तो हमेशा रहेगा ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx। ठीक है, तो देखो अब ये फंक्शन पहचानने वाला है कि किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो याद रखो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ ex प्लस c होता है ना। अब देख मैंने क्या किया, x के साथ क्या है, कुछ मल्टीप्लाई है a और साथ में क्या है x के साथ b, तो बिल्कुल इसी का फॉर्मेट है, 1 अपॉन x का ही फॉर्मेट पे सेट हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो जो मल्टीप्लाई में है वो तो बिल्कुल बाहर आकर के डिवाइड है a, और 1 अपॉन ax प्लस b का ln ऑफ e ax प्लस b, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस तो अगर आप ये 4 फॉर्मूले याद रखते हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है क्या? एक लास्ट ट्रिक और दे देता हूं, ठीक है, यहां तक की चीजें, लास्ट एक और ट्रिक ले लो। चलो कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स। समझो, जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेशन करूं, सॉरी डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। बताया था डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स, है कि नहीं। तो सोचो कि अगर मैं एफ एक्स को डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो हमेशा उसका आंसर होता है ln ऑफ बेस ई एफ एक्स प्लस सी, खत्म। सिंपल है। जैसे कि मान ले क्वेश्चन लेता हूं इसको, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू। अब इस टर्म का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सोचो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये क्या है 2x प्लस 1। क्या करना है, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बेसिक मेथड। मैं तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो मैं डायरेक्ट दूंगा। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहां पर है, न्यूमरेटर में, तो आप डायरेक्ट आंसर दो।
ln ऑफ बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये तो हमेशा रहता ही आंसर में। क्लियर है? याद रखिएगा कभी भी अगर इस फॉर्मेट में आपको मिलता है, इसके कुछ और एग्जांपल्स, sin x माइनस cos x अपॉन cos x प्लस sin x, sin x प्लस cos x, ऐसा। cos x माइनस sin x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx। तो यहां भी ध्यान से देखो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो फिर से डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको कहां मिल जाए? न्यूमरेटर में, परफेक्ट डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे ln ऑफ बेस ई sin x प्लस cos x प्लस सी। ठीक है? तो यहां पर आपका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन खत्म होता है। ठीक है? और कहीं से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, क्वेश्चन का टिक या क्वेश्चन ही लिख करके टिक आप सेंड कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मैथमेटिक्स का ही एक और छोटा सा टॉपिक होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। ये छोटा सा होता तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी खत्म कर ही दूं। अपना डिफरेंशिएशन हो गया, अपना इंटीग्रेशन इतना हो गया है, मैं फिर से बोलता हूं कि इतना हो गया है कि फिजिक्स में दिक्कत नहीं जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? फिजिक्स में दिक्कत आपको नहीं जानी चाहिए। बाकी ये कि देखो इंटीग्रेशन बहुत ब्रॉड होता है, 12 का 90% सिलेबस है उसमें, हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बना के दिए हैं, अगर आप वो सारे फॉर्मूलेज को याद रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। एक आधा कहीं कहीं अगर दिक्कत आती भी है तो वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि 95 to 98% न्यूमेरिकल्स जहां इंटीग्रेशन यूज होंगे वो यहां से ही रहते हैं, जितने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक होता है। पहली बार किससे रिलेटेड है? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल यूज क्या था? बिल्कुल फर्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन का सेशन नंबर 1, है ना। मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व एट अ पॉइंट। मुझे अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पर, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या वहां पे फाइंड करते हैं? हम dy by dx फाइंड करते हैं। इज इट राइट? अब थोड़ा समझते हैं। मान लो मैं आपसे इस तरह से पूछूं, समझो बात को। मान लो कि इस तरह से है ना, ये y वर्सेस x है, y वर्सेस x है। मान लेते हैं कि फंक्शन भी मान लो कुछ ऐसा कि y इज इक्वल टू fx है ना। y डिपेंड कर रहा है किस पे? x के ऊपर। y डिपेंड कर रहा है किस पर? x के ऊपर। y ऐसा वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसा वेरिएबल है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का कर्व है। ठीक है, इज इट राइट? अब अगर मान लो मैं किसी पॉइंट पे बोलूं इसका स्लोप बताओ,
इस जगह पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल। इस पॉइंट पर थीटा dy बाई dx, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है ना। और ध्यान से देखो तो tan थीटा, ठीक है ना, ये थीटा क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो कि आपके पास इस तरह का कुछ स्लोप कर्व है, ठीक है ना, y वर्सेस x में। मैं बोलूंगा बताओ इसका स्लोप किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट x1, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे, इज इट राइट। और यहां पर जो थीटा होगा, तो देखो ध्यान से, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां पर जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री, है ना। थीटा हमेशा मेजर कहां से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो अगर मैं इसका स्लोप बोलूं, दैट इज dy अपॉन dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, थीटा जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ज्यादा होता है तो tan थीटा निगेटिव हो जाता है, निगेटिव स्लोप। थीटा अगर याद रखिएगा, इफ थीटा इज लेस देन 90 tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, निगेटिव होती है। ऑल साइन एंड कॉस, ठीक है। इस जगह पे ऑब्ट्यूज एंगल थीटा इज लेस देन 90, 0 से 90 के बीच में अगर रहेगा, ऐसा समझो, तो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर 90 से 180 के बीच में होता है तो tan थीटा क्या होता है, निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो मतलब एक बात समझ में आ गया कि जो dy बाई dx है वो पॉजिटिव हो सकता है, dy बाई dx निगेटिव भी हो सकता है, इज इट राइट। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, यहां समझिए। इस तरह का मान लो कोई कर्व, ठीक है ना। अगर इस कर्व पे बात करें, इस कर्व पे बच्चा, अगर मैं इस पॉइंट पे, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करूं, यहां पर स्लोप बताओ, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है ना। और देखो तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो स्लोप अगर मैं बात करूं यहां पे dy बाई dx, दैट इज स्लोप, तो क्या हो जाएगा, 0, इज इट राइट। मतलब ये कि स्लोप जो है किसी पॉइंट पर, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, और वो क्या है, 0 भी हो सकता है। dy बाई dx के दो मतलब, एक तो स्लोप, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx पॉजिटिव का मतलब होता है कि y के x के साथ y के चेंज होने का रेट क्या है, पॉजिटिव है। मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। निगेटिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, y जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, निगेटिव है ना। dy बाई dx का मतलब स्लोप, dy बाई dx का एक और मतलब होता है रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर y का x के रिस्पेक्ट में चेंज होने का जो रेट है वो निगेटिव है, इसका मतलब कि अगर x बढ़ेगा तो y डिक्रीज होगा, और अगर y का चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, अगर x बढ़ेगा तो y भी इंक्रीज होगा, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। निगेटिव का मतलब x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा।
मतलब समझ आ रहा है, dy by dx पॉजिटिव का मतलब if x increases y also increases, dy by dx नेगेटिव का मतलब if x increases y decreases, is it right? and vice versa, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हुए, कुछ बेसिक बातें स्लोप के ऊपर, ठीक है ना। हमें क्या पढ़ना है, हमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है। अब देखो इसका फिजिक्स में यूज क्या है समझाते हैं, यहां तक लिख लो पहले, फिर समझाता हूं। अब जैसे मान लो फिजिक्स में देखो कैसे पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप रेट का क्या यूज है, कि मान लो हमारे पास कोई रॉकेट है, ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या फ्यूल बर्न हो रहा है, यहां से गैसेस इजेक्ट हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि टाइम के साथ इसका जो मास होगा, इसमें क्या क्या है, इसमें दो चीज है, एक तो मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी होगी, दैट इज रॉकेट का जो बॉडी का मास है, प्लस फ्यूल का भी तो मास होगा। अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो मास आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, मास फ्यूल बर्न हो रहा है ना, तो फ्यूल तो कम होता जाएगा, तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब टाइम के साथ मास डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ मास डिक्रीज हो रहा है। मास किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास भी चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मास डिक्रीज होगा। तो क्या मैं बोलूं कि यहाँ पर dm by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम निगेटिव है, समझना। तो ये इसका मतलब ये था, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है। अच्छा मान लो कोई इस तरह से एक बीकर है ना, यहां पर एक टैप मैंने ऐसा बना दिया, एक नल, ठीक है, ये इस तरह से यहां पानी है, अब यहां से पानी फॉल हो रहा है। अब ऐसे समझो कि जैसे जैसे ये फॉल होगा पानी, वैसे वैसे यहां पर पानी एक्यूमुलेट होता जाएगा, और इसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, इज इट राइट। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइट जो है पानी का बीकर में वो भी चेंज हो रहा है। मतलब हाइट ऑफ बीकर, हाइट ऑफ वाटर इनसाइड द बीकर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सोचो, हाइट ऑफ बीकर, सॉरी हाइट ऑफ वाटर इन बीकर, है ना, ये जो कंटेनर है इसके अंदर पानी का जो हाइट है, क्या वो टाइम का फंक्शन है, बिल्कुल है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हाइट जो है वाटर का कंटेनर में वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हाइट भी इंक्रीज हो रहा है, इज इट राइट। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मास भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dm by dt निगेटिव। तो ये यूज होगा इस तरह से, आपको इस तरह के सिचुएशंस मिलने वाले आगे, ये सब ऐसा नहीं आपको पढ़ना है ये सब सिचुएशन। मान लो एक बीकर है, इसमें पानी फिलअप है, इसका हाइट मान लो h है। आपने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है, अब छेद करोगे तो यहां से पानी निकलेगा, इज इट राइट। सोचो, अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा क्या पानी का ये हाइट डिक्रीज होता जाएगा, पहले यहां होगा, थोड़ी देर के बाद यहां आ जाएगा, फिर यहां से घटता हुआ यहां आ जाएगा, फिर यहां से घटता हुआ एक टाइम आएगा जब पूरा एम्प्टी हो जाएगा। मतलब कि मैं फिर से बोलूं हाइट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और इस बार रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हाइट डिक्रीज कर रहा है। मैं लिखूं dh by dt इज निगेटिव, dh by dt इज निगेटिव, समझना। ये है पॉजिटिव निगेटिव का मतलब कि अगर कहीं पर स्लोप पॉजिटिव है, कहीं पर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन है y वो x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। अगर वो निगेटिव है इसका मतलब होता है अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है।
गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिल्कुल पीछे जाकर के रिवर्स में पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? बहुत बेसिक बातें आपको मैक्सिमा मिनिमा में होती है और बिल्कुल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये सब न्यूमेरिकल्स हैं आपके जो आपको आगे मिलने वाले हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो यहां तक की बातें तो हो गई। पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, एक जीरो स्लोप होता है, स्लोप जीरो। स्लोप जीरो का मतलब कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब एक्स अगर चेंज होगा तो वाई चेंज नहीं हो रहा, एक्स अगर चेंज हो रहा है तो वाई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होता है इफ एक्स इज चेंजेस, एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? जैसे कि अगर इसमें कोई ओरिफिस नहीं हो ऐसा, तो टाइम के साथ क्या होगा, हाइट तो कांस्टेंट रहेगा, तो डीएच बाई डी टी इस बार क्या हो जाएगी, जीरो। किसी कंटेनर में, मान लो एक कंटेनर है इस तरह से और इसमें पानी रखा हुआ है और सदियों से रखा हुआ है, 2-3 साल 10 साल से इसमें पानी इतना ही रखा हुआ है, तो बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, तो जीरो ही है ना, डीएच बाई डी टी क्या है, जीरो। तो डीएच बाई डी टी स्लोप जब जीरो होता है इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कांस्टेंट, एक्स के साथ वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उससे वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? निगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है, निगेटिव रेट, पॉजिटिव रेट या जीरो रेट का मतलब क्या होता है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? चलिए, बट हमारा टॉपिक क्या है, वो है मैक्सिमा मिनिमा। हमारा टॉपिक क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे नाम ही बता रहा है, नाम ही आपका बता रहा है, मैक्सिमा का मतलब होगा कुछ मैक्सिमम चीज, है ना, और मिनिमा का मतलब होगा मिनिमम, ठीक है? तो मान लेते हैं हम एक्चुअली, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू x, ये कोई कर्व है, ठीक है, और वो कर्व कुछ ऐसा है, मान लो ठीक है, ऐसा, ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस जगह पे, तो अगर ये है x इज इक्वल टू x1 का पोजीशन, x इज इक्वल टू x1 पे अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे कर्व में यहां से लेकर के यहां तक में x इज इक्वल टू, यहां तक लेता हूं, x इज इक्वल टू x1 पे जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, इज इट राइट? एट x इज इक्वल टू x1 y इज व्हाट, मैक्सिमम। और अगर मैं यहां पे बात करूं x इज इक्वल टू x2, तो यहां पर y की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, इज इट राइट? एट x इज इक्वल टू x2 y इज इक्वल टू y मिनिमम। तो हमारा जो एम होता है मैक्सिमा मिनिमा में या न्यूमेरिकल में जो आपको दिया जाएगा, आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोलता है। क्या फाइंड करने के लिए बोलता है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पॉइंट क्लियर है? तो जब भी कभी क्वेश्चन में किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपसे ये बोल दे फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, तो हमारा अप्रोच मैक्सिमा मिनिमा का ही रहेगा। तो अब समझो बात, भाई मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना, जब भी निकालना है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे, यहां का स्लोप दैट इज dy by dx, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 0, और आप यहां का भी स्लोप देखो, dy by dx, that is slope is equals to what? 0. तो at maximum position at x is equals to x1 और at x is equals to x2, एक जगह पर मैक्सिमा है और एक जगह पे मिनिमा है, लेकिन दोनों में ये कॉमन बात होती है, दोनों के लिए, और मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है कि एट मैक्सिमा और मिनिमा द स्लोप
at that point is 0, the dy by dx is what? 0. तो पहला पॉइंट एट रूल्स आप दिमाग में रखिए, मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx is equals to what? 0. dy by dx is equals to 0. पॉइंट क्लियर हो रहा है? मतलब कि मैं अगर ऐसा लिखूं एट x इज इक्वल टू x1 और ऐसा लिखूं एट x इज इक्वल टू x2, कैसा लिखूं? एट x इज इक्वल टू x1 और एट इक्वल टू x2। यहां पे क्योंकि मैक्सिमा है, बट यहां पे भी स्लोप क्या होगा? dy by dx एट x इज इक्वल टू x1 क्या होगा? 0, क्योंकि ये मैक्सिमा का पोजीशन है। और x इज इक्वल टू x2 पे अगर हम बात करें dy by dx एट x इज इक्वल टू x2, ये भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमा का पोजीशन है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, दोनों के लिए उस पॉइंट पे स्लोप क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है पहला पॉइंट? बट हमें कैसे मालूम चलेगा अब अगर किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है ना? तो उसके लिए आप समझो बात को। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? पहले यहां तक लिखो फर्स्ट, क्योंकि जगह बहुत कम है ना? पहले यहां तक लिखिए कि एट मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx इज इक्वल टू 0 एज पर एग्जांपल, ये पॉइंट ठीक है? यहां तक लिखिए, फिर करते हैं क्या, समझो ना? एक चीज समझो, अब इसके लिए सोचते हैं क्योंकि ये मैक्सिमा का पोजीशन है ना? तो थोड़ा सा इसके, अच्छा ये जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है ना, एक बात और जाना कि लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है। लोकल मतलब इस जगह पर मैक्सिमा है और इस जगह पे लोकल में मिनिमा है, ठीक है? अगर ये कर्व आगे जाता तो यहां पे फिर से मैक्सिमा मिल सकता है, तो ये लोकल मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा के ठीक इधर का एक पॉइंट देखो और ठीक इधर का एक पॉइंट, इस जगह पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, देखिए ध्यान से, थीटा, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है? थीटा इज लेस देन 90, तो tan थीटा that is dy by dx is equals to what? Positive, is equals to what? Positive। ठीक इस जगह पे बात करो, ठीक है? यहां के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज इट राइट? तो यहां के लिए tan थीटा जो होगा वो होगा निगेटिव, स्लोप जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव, इज इट राइट? समझ में आ रहा है ये चीज? देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मैक्सिमा के पॉइंट पे dy by dx क्या है? 0। ठीक उससे पहले है ना, ये उससे पहले का पॉइंट है, इज इट राइट? ठीक उससे पहले देखो स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और ठीक उसके बाद स्लोप क्या हो गया? निगेटिव। तो सोचो कि क्या स्लोप जो चेंज हो रहा है, क्या वो पॉजिटिव से निगेटिव स्लोप चेंज हो रहा है? मतलब यहां पर पॉजिटिव है, मान लो स्लोप की वैल्यू है 2, यहां पर हो गई 0, यहां पर हो गई -2, क्या स्लोप डिक्रीज कर रहा है? क्या स्लोप डिक्रीज कर रहा है? पहले लिखिए फिर करते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है ना? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरे पॉइंट को देखो बेटा, समझो। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि भाई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, एट मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए dy by dx क्या है? 0 है ना? जैसे एट x इज इक्वल टू x1 dy by dx एट x इज इक्वल टू x1 क्या है? 0। पहले सही है क्या? लेकिन अब हम दूसरी बात सोचें तो देखो ध्यान से, तो जो स्लोप है वो ठीक इसके पहले क्या है? पॉजिटिव, और ठीक इसके बाद क्या है? निगेटिव।
अच्छा, जो स्लोप जो चेंज हो रहा है, स्लोप के चेंज होने का रेट, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, समझिएगा, जैसे जैसे एक्स क्या है चेंज हो रहा है, इस जगह पर स्लोप क्या है, एक्स की इस वैल्यू पे स्लोप पॉजिटिव, एक्स के x1 वैल्यू पे स्लोप क्या है 0, एक्स के दूसरे वैल्यू पे है ना, जो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उस पे स्लोप क्या है निगेटिव। तो जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर एक्स बढ़ रहा है, इफ एक्स इंक्रीजेस स्लोप dy by dx, वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझना बात को, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, निगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, निगेटिव। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप तो होता है dy by dx, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पुट करूं तो dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, निगेटिव। इसको लिखा जाता है d स्क्वायर y ऑन डेल एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें या मिनिमा की बात करें, दोनों के लिए ये कॉमन चीज है, dy by dx is equals to what, 0. But for maxima dy by dx is 0 and second rule del square y upon del x square is what, less than 0. हम इन दोनों को कंबाइन करके मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वरना ये मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मिनिमा के लिए तो दूसरा रूल रहेगा। तो पहले ये लिखिए, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत इजी होता है, तो समझने में थोड़ा सा तब जाएगा क्योंकि आपके लिए नया है चीजें, ठीक है। सो डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड dy by dx इज 0 फॉर मैक्सिमा। मिनिमा के लिए अगर हम बात करें, भाई देखो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए dy by dx क्या होगा, 0। लेकिन फॉर मिनिमा, सिर्फ मिनिमा के लिए सोचते हैं, तो फॉर मिनिमा है ना, dy by dx at x is equals to x2 is what, 0। पहला पॉइंट, ये तो होना ही होना है क्योंकि जिस जगह पे मिनिमा होगा वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसके ठीक पहले का पॉइंट लो और इसके ठीक बाद का पॉइंट लो, ठीक है। तो देखो ठीक इसके पहले का पॉइंट लेता हूं यहां पे, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90, सो स्लोप दैट इज dy by dx इज निगेटिव, सही है क्या। इसके ठीक पहले स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव, और ठीक बाद देखो ध्यान से, थीटा लेस देन 90 डिग्री, सो स्लोप दैट इज dy by dx इज पॉजिटिव। तो जब हम मैक्सिमा की बात करते हैं, समझना बच्चा, जब मैक्सिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमा के ठीक पहले स्लोप क्या है, निगेटिव, ठीक बाद में स्लोप क्या है, पॉजिटिव, है ना। मतलब कि मिनिमा पे स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले -2 था, फिर 0 हुआ, फिर 2 हो गया, पहले निगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया। तो स्लोप क्या हो रहा है मिनिमा पॉइंट पोजीशन पे, स्लोप का चेंज कैसा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्लोप भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्लोप भी चेंज हो रहा है। और चेंज कैसा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे स्लोप भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। इज इट राइट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ एक्स इंक्रीजेस dy by dx also increases, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव, दैट इज dy
अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव. इट इज डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो मिनिमा के लिए क्या होता है? पहला कंडीशन dy बाई dx उस जगह पे क्या होना चाहिए? 0. और दूसरा क्या है कंडीशन कि उसका सेकंड डेरिवेटिव, ऐसा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0. लॉजिक क्लियर है? मैक्सिमा के लिए dy बाई dx क्या होना चाहिए? 0. और सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लेस देन 0. गेटिंग माय पॉइंट? लिखिए यहां तक और एक बार यहां तक लिखो, फिर कुछ स्टेप लिखवा देता हूं. Steps to solve maxima and minima problem. मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स. पहला गिवन, आपको हमेशा गिवन रहेगा एक फंक्शन, ठीक है ना? पहला स्टेप ये गिवन है. पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड dy बाई dx. ठीक है, पहले तो ये फाइंड करो. ठीक है. सेकेंड स्टेप इक्वेट dy बाई dx इज इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व दिस इक्वेशन. और इस इक्वेशन को सॉल्व करो. बात समझ में आ रहा? जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी, x1 x2 डॉट 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 xn, है ना? जितने रूट्स होंगे उस इक्वेशन के. अगर लीनियर होगा तो सिंगल आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 रूट होगा, 2 आंसर आएगा, क्यूबिक होगा तो 3 आंसर आएगा, है ना? क्वाड्रेटिक क्या होता है, फोर्थ पावर पर होगा तो 4 आंसर आएगा. तो जैसा इक्वेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलेंगे. अब तीसरा क्या करना है, ठीक है ना? आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना है. अब फाइंड करना है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. ये फाइंड करना है. तीसरा स्टेप, ठीक है. चौथा स्टेप रहेगा पुट x इज इक्वल टू x1 x इज इक्वल टू x2 डॉट डॉट डॉट. ये सभी जो वैल्यू आई ये वैल्यू इसमें पुट करो. ठीक है ना? ऑन स्टेप थर्ड. तीसरे स्टेप में क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है. और अगर वो पॉजिटिव आता है, इफ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पुट करने पे ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो पोजीशन जो होगा वो किसका होगा? मिनिमा का. और अगर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आता है, ठीक है ना, तो पोजीशन होगा किसका? मैक्सिमा. ठीक है. एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से लिया, एक इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से दिया. ठीक है. पहला स्टेप dy बाई dx फाइंड करो. dy बाई dx क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0. पहला स्टेप हो गया फाइंड dy बाई dx. ठीक है. सेकेंड स्टेप dy बाई dx इज इक्वल टू क्या करना है? 0. ठीक है. तो 0 कर दो. 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट? 0. वैल्यू मिलेगी.
है ना, कुछ आंसर्स मिलेंगे आपको, कुछ रूट्स मिलेंगे। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -2x। x से x कैंसल आउट, x इज इक्वल टू व्हाट, -2/3। सही है क्या? x इज इक्वल टू व्हाट, -2/3। चलो क्लियर। अच्छा, अब x इज इक्वल टू अगर -2/3 आ गया हमारे पास, अब एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका एक ही आंसर आ रहा है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड del स्क्वायर y अपॉन del स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएट स्टेप या डिफरेंशिएट dy/dx। किसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx को इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा 3 to the 6x + 2, है ना। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है उसमें, तीसरा स्टेप भी हो गया। और चौथा क्या था, पुट, ये जो वैल्यू आई थी x = x1 x2, ये स्टेप 3 में पुट कीजिए। स्टेप 3 ये था, और x की वैल्यू एक ही आई है हमारे पास, तो del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर 6 into -2/3 + 2, 3 to the 6, 2 to the 4, -4 + 2, -2, क्या आया, निगेटिव। क्या आया, निगेटिव। मतलब ये क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, del स्क्वायर y अपॉन del स्क्वायर इज लेस देन 0। क्लियर है यहां तक। तो ये सारे स्टेप फॉलो हो गए, तो अब कंक्लूजन हम ये देंगे कि एट x is equals to -2/3, at x is equals to -2/3, the given function is minimum. The given function is minimum. तो कहां पर मिनिमम है, देखो समझ में आ गया, मिनिमा है या मैक्सिमम, तो मिनिमा है, ये पता चल गया। कहां पर मिनिमम है, तो -2/3 पे। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, अब ये x की वैल्यू अपने गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो ये इस जगह पर मिनिमम है ना, अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको क्या देगा, y का मिनिमम वैल्यू देगा। तो -2/3 का होल क्यूब प्लस -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, 2 to the 4 to the 8 -8/27 प्लस 2 to the 4/9 प्लस 1। सही है क्या, सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से एलसीएम आ जाएगा 27, तो -8 प्लस 9 3 4 3 12 प्लस 27, ठीक है, 9 39 -8 upon 27 31 upon 27। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। एक लास्ट एग्जांपल लेके क्लास खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, y = x³ - 12x। ठीक है, पहला स्टेप dy/dx फाइंड करो, 3x² - 12। सही है क्या। सेकेंड स्टेप dy/dx = 0 पुट करो, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 12 = 0, so x² = 4, x = ±2। रूट्स मिल गए, x की वैल्यू मिल गई। थर्ड स्टेप del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर फाइंड करेंगे, मतलब स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा, 6x 12 का 0, 6x आ गया, 3 to the 6, 6x। ठीक है, अब पुट करेंगे एट x = +2 del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर = 6x
दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12, और 12 क्या है, ग्रेटर देन 0। सही है क्या? एट एक्स इज इक्वल टू -2, दूसरा दो रूट्स है तो दोनों चेक करना है। एक्स इज इक्वल टू -2 डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 6x दैट इज 6 इंटू -2 -12 लेस देन 0। एक जगह क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0, एक जगह क्या आ रहा, लेस देन 0। इसका मतलब कि एट x इज इक्वल टू +2, ठीक है ना, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, है ना। सो दिस पोजीशन इज मिनिमम, दिस पोजीशन इज मिनिमम। समझ में आ रहा? देख, +2 और -2 इस दोनों पे dy/dx क्या है, 0, लेकिन +2 पे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब +2 का पोजीशन क्या है, मिनिमा का पोजीशन है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस जगह पे +2 पे क्या है, वो मिनिमम है, तो +2 इस पे पुट कर दो, तो y का मिनिमम वैल्यू दे दे। x की जगह पे क्या कर देंगे, +2 पुट कर देंगे, तो क्या देगा y का एक वैल्यू देगा, और वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू +2 का पोजीशन कैसा है, मिनिमा का पोजीशन। तो 2 का क्यूब -12 इंटू 2 to the 4, 4 to the 8, 12 to the 24, ठीक है, 16 -16, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिली, -16। अच्छा, एट x इज इक्वल टू -2 डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज व्हाट, लेस देन 0। इसका मतलब ये पोजीशन किसका होगा, मैक्सिमा का, और y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम हो जाएगा, देखिए -2 का क्यूब, यहां पर क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे, तो -2 का क्यूब -12 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, -8, 12 to the 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 24 -8, ये भी 8 -24, बट यहाँ पे हो जाएगा +60, कितना हो जाएगा, +60। दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो मतलब ये जो गिवन कर्व है, ये x इज इक्वल टू +2 पे क्या है, मिनिमा है, और मिनिमम y की वैल्यू कितनी है, -16, और ये कर्व एट x इज इक्वल टू -2 पे क्या है, मैक्सिमा है, और उसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमा की, तो +60। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम अपना रेगुलर काइनेमेटिक्स क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैक्सिमम मिनिमम जरूर करना, क्योंकि ये रेगुलर आपको काइनेमेटिक्स में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।